थर्ड सेमेस्टर में हम लोग पर्स के प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ाई हम लोग आगे जारी रखे थे, जिसमें कि पर्स के थ्योरी ऑफ मीनिंग, उनके अर्थ सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा किए थे। थ्योरी ऑफ मीनिंग उनका क्या है, उसका ऑपरेशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग क्या है, उसका कौन कौन सा स्तर है, क्लैरिटी ऑफ एप्रीहेंशन, इस तरह से उसका हाइपोथेटिकल पार्ट, ऑपरेशनल पार्ट, प्रेडिक्टिव पार्ट, एक्सपीरियंशियल पार्ट। हाइपोथेटिकलिज्म और एक्सपीरियंशियलिज्म इन दोनों स्टेजेस का चर्चा भी किए थे। अब हम लोग को देखना है कि पर्स के थ्योरी ऑफ मीनिंग की कुछ विशिष्टताएं क्या है। तो अब इसको समझने के लिए उनकी कुछ विशेषताओं को स्पष्ट करना, इनके अर्थ सिद्धांत को समझने के लिए। एक तो इसमें ये भ्रांति उत्पन्न हो सकती है कि अर्थ निरूपण के लिए कुछ वास्तविक प्रयोग करना पड़ता है, कि सच में एक्चुअल प्रयोग, एक्चुअल एक्सपीरियंस, कि यदि कहे कि कड़ा, हार्ड, तो इसके अर्थ को जानने के लिए कोई कड़ी चीज को खरोचना पड़ेगा सच में। ऐसा पर्स का तात्पर्य नहीं है। जब क्रिया की बात कर रहे, ऑपरेशन पर जोर दे रहे हैं, तो उनका यह तात्पर्य नहीं है कि हर अर्थ निरूपण के लिए व्यक्ति को वस्तुतः कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं। विशेष प्रयोग में किसी एक व्यक्ति को किसी एक विशिष्ट एक परिस्थिति में किसी विशिष्ट ने कॉलोकेशन पर कुछ करना पड़ता है। ऐसा पर्स ऐसा नहीं कहते। यहाँ कोई विशिष्ट प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग के संबंध में सिर्फ विचार होता है। यदि हम खरोचेंगे तो क्या होगा, क्या उसका इफेक्ट होगा, इस पर विचार हो रहा है। सच में जाके खरोचने नहीं लगना है। हार्ड यदि कह दे कि सख्त है, तो सख्त का स्वरूप जानने के लिए, यदि लोहा सख्त है, इसका स्वरूप जानने के लिए हम लोहा को सच में जाके खरोचने नहीं लगेंगे। हाँ, इसका केवल विचार होता है कि हाँ, यदि खरोचेंगे तो इससे ये होगा। तो प्रयोग के संबंध में विचार होता है। दूसरा ये इसी कारण फिर पर्स कहते हैं कि अर्थ निश्चित प्रयोग, एक्सपेरिमेंट से उत्पन्न नहीं होता है, प्रयोगात्मक स्थिति से, एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन से उत्पन्न होता है। इससे उनका तात्पर्य है कि अर्थ जानने के लिए व्यक्ति को वस्तुतः कुछ करके नहीं देखना पड़ता, बल्कि सोचना पड़ता है कि ऐसी परिस्थिति में यदि एक प्रकार की क्रिया करे तो उसका क्या परिणाम होगा। तो ये एक प्रयोग नहीं, प्रयोगात्मक स्थिति का विचार है। तीसरा, ये कहा जा सकता है कि पर्स अर्थ के लिए जब क्रियाओं की बात करते हैं तो वे क्रियाएं वास्तविक संपादित क्रियाएं नहीं है, बल्कि कंसीव्ड एक्शन है, क्रिया विचार है। अर्थबोध के लिए क्रियाओं की कल्पना कर यह सोचा जाता है कि उन क्रियाओं के संभावित फल क्या है। इन्हीं फलों के विचार के द्वारा अर्थबोध स्पष्ट होता है। यह हुआ कंसीव्ड एक्शन, ठीक है। उसमें फलों के विचार के द्वारा अर्थबोध स्पष्ट होता है कि उससे उसका क्या परिणाम होगा। चौथा है कि इस स्थल पर अभी एक तथ्य स्पष्ट होता है कि सामान्यतः सोचा जाता है कि किसी शब्द या अवधारणा का अर्थ उसके व्यवहार या व्युत्पत्ति से पहले तय होता है। इसी कारण अर्थ में एक प्रकार की निश्चयता मिली हुई होती है। तो पर्स के अनुसार भूतकाल की जो ज्ञानात्मक उपलब्धि है, कॉग्निटिव जो भी उपलब्धियां हैं, उसका हाथ अर्थ निरूपण में जो भी हो, अर्थ निरूपण प्रक्रिया का संबंध भविष्य से भी है। किसी भाव से जनित क्रिया फल भविष्य से संबंधित है, कि वो भविष्य में क्या परिणाम, मतलब कि उसका जो ये शब्द के अवधारणा या अवधारणा का जो अर्थ है, शब्द और अवधारणा कॉन्सेप्ट का जो अर्थ है, वो उसके व्यवहार या व्युत्पत्ति से पहले तय हो जाता है, तब उसका व्यवहार हो रहा है। तो वो भविष्य में उसके बाद उसका क्या परिणाम, क्या क्रिया करेंगे तब क्या होगा, तो वो भविष्य से संबंध रखता है। भूतकाल के आधार पर उसका ज्ञान उसका प्राप्त हो रहा है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के लिए भूतकाल पर डिपेंड है, ठीक है, लेकिन अर्थ निरूपण की प्रक्रिया का संबंध भविष्य से भी है। पांचवा, कि पर्स की महत्वपूर्ण जो उक्ति है कि व्यवहारिक क्रिया परिणाम, प्रैक्टिकल बियरिंग्स, इसका अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं कि अंग्रेजी में बियरिंग शब्द का जो अर्थ है कि जो धारण किया जाए। तो अब जब पर्स कहते हैं कि किसी अवधारणा के कंसेप्ट के प्रैक्टिकल बियरिंग्स के विषय में सोचे, तो उनका तात्पर्य यह सोचना है कि जिसका अर्थ ढूंढना है उसके धारण करने से क्रिया या व्यवहार में क्या अंतर पड़ेगा।
कि जिसे धारण करना है, जिसका प्रैक्टिकल बियरिंग्स, उसको उसके विषय में यदि हम सोचें तो उनका तात्पर्य यह सोचना है कि जिसका अर्थ ढूंढना है उसको धारण करने से क्रिया या उसके व्यवहार में क्या अंतर पड़ेगा। अब छठा है इसका कि पर्स के विचार के संबंध में अब एक महत्वपूर्ण तथ्य पर प्रकाश पड़ता है। वो क्या है कि पर्स के ऊपर उद्धृत पंक्तियों को जेम्स ने उपयोगितावाद का जनक माना है। उसी आधार पर जेम्स ने उपयोगिता, यूटिलिटी जिसको कहते हैं, तो उसको अर्थ एवं सत्य का आधार बना दिया। किंतु अब यह स्पष्ट हो गया कि पर्स का यह अभिप्राय तो नहीं था। पर्स अपने अर्थ सिद्धांत में यूटिलिटी की बात नहीं करते, उपयोगिता की बात नहीं करते। उनके लिए क्रियाओं की व्यावहारिकता के विचार में उपयोगिता का होना अनिवार्य नहीं है। अर्थ निरूपण की प्रक्रिया उपयोगिता के विषय में नहीं सोचती। व्यावहारिकता तथा उपयोगिता को पर्स एक नहीं मानते। यूटिलिटी, वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बात नहीं है। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बियरिंग्स है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी उपयोगी होना, किसी विषय का, किसी शब्द का, किसी कॉन्सेप्ट का अर्थ उसका उपयोगी होना, ये उसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक महत्व, व्यवहारिक दृष्टि से उसका महत्व होना और उसका व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी होना, ये दोनों एक बात नहीं मानते हैं। ये दोनों एक नहीं है। अब जैसे कोई सख्त है, हार्ड का जो मीनिंग हम देखें कि उसको खरोचने पर क्या उसका परिणाम निकलेगा, ये मेरे लिए प्रैक्टिकल उपयोगिता भी उसमें सिद्ध हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जेम्स ने तो उसको उपयोगितावाद का जनक माना, यूटिलिटी को अर्थ और सत्य का आधार भी बना दिया। आगे हम लोग को जेम्स की थ्योरी को पढ़ना भी है। सातवां है, इस विवेचना से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यों पर्स बार बार कहते हैं कि जिसका अर्थ निरूपण होता है वो चिन्ह है। वह चिन्ह इस कारण है क्योंकि वे अपने में कोई बोध नहीं देते हैं। साइन है, वो अपने आप में कोई बोध नहीं देते हैं। जब हम किसी शब्द का व्यवहार किसी भाव या अवधारणा के लिए करते हैं तो हम समझते हैं कि उस शब्द का अर्थ वह अवधारणा है, किंतु वस्तुतः दोनों चिन्ह ही है। एक शाब्दिक चिन्ह है, दूसरा अवधारणात्मक चिन्ह है। दोनों साइंस है। तो चिन्ह मात्र इसलिए है कि वे स्वयं अपना अर्थ बोध देने में असमर्थ है। क्रिया विचार से उनका अर्थ बोध स्पष्ट होता है, और जब वे उस अर्थ को सूचित करते हैं जिसका बोध स्पष्ट हो गया है, तो इसी कारण पर्स कहते हैं कि हम चिन्हों का अर्थ ढूंढते हैं। यह ठीक है कि चिन्हों के अंतर्गत वे अवधारणा, भाव, विश्वास आदि सबको रख लेते हैं। उनके लिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अर्थ में वे सभी चिन्ह ही हैं। तो साइंस इसका अर्थ अपने आप में वो अर्थ बोध स्पष्ट नहीं करते। जब हम उसका व्यवहारिक पहलू देखते, जब हम उसका क्रिया विचार करते हैं, तब उसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो ये उसका चिन्ह। आठवां, इस विवेचना में देखिए कि पर्स के अर्थबोध की सीमा भी स्पष्ट हो जाती है कि पर्स का अर्थ सिद्धांत हर प्रकार के चिन्ह या हर प्रकार की अवधारणा के अर्थ निरूपण का प्रयास नहीं करता। उनकी स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि उनका उद्देश्य केवल बौद्धिक अवधारणाओं, इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट्स के अर्थ निरूपण से। बौद्धिक अवधारणाओं से उनका तात्पर्य वैसे भावों से हैं जो विचार के लिए तथा बोध के लिए प्रासंगिक हो। इस विवरण से पर्स के अर्थ सिद्धांत की सीमा स्पष्ट करने का प्रयास नहीं करते। फिर भी इस संबंध में कुछ निश्चित निष्कर्ष है, स्पष्ट है। उनके अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ निरूपण नहीं हो सकता, क्योंकि नाम मात्र के विचार से उनसे जनित किसी क्रिया का विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। उसे किसी क्रिया का विचार नहीं उत्पन्न होता है। उसी प्रकार वैसे नामों का भी कोई अर्थ बोध नहीं होता जिनसे कोई विशिष्ट वस्तु की सूचित होती है। उसी प्रकार तात्कालिक अनुभूतियाँ जैसे लाल, हरा आदि का भी अर्थ निरूपण नहीं हो सकता है, क्योंकि लाल शब्द से विचार की अनुभूति जाग सकती है, कोई क्रिया उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार पर्स ने सामान्य ढंग से कुछ भावों को अर्थ बोध की अपनी सीमा से बाहर कर दिया है, किंतु यह कहा ही जा सकता है कि पर्स ने इस सीमा निर्धारण के कार्य को अस्पष्ट छोड़ दिया है। ये इनकी सीमा हुई इनके अर्थ सिद्धांत की। 9वां है, इस अर्थ सिद्धांत से अभिप्रेत एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आता है। यह कहा जा सकता है कि पर्स ने अर्थ को व्यक्ति केंद्रित बना दिया। एक भाव विचार से जिस प्रकार से के क्रियाफल का विचार एक व्यक्ति के मन में उपजेगा, उसी के अनुरूप उसे उस भाव का अर्थ बोध होगा। हर व्यक्ति में यह अपने अपने ढंग से होगा, तो एक ही भाव का अर्थ बोध भिन्न भिन्न व्यक्ति में भिन्न भिन्न होगा।
फलतः किसी भाव का कोई सामान्य अर्थ स्पष्ट ही नहीं होगा, तब दो व्यक्तियों में किसी एक भाव के संबंध में बातचीत भी असंभव हो जाएगा। तो इस संभावना के संदर्भ में पर्स के अर्थ सिद्धांत को समझना अनिवार्य है। यहाँ देख रहे हैं कि जब क्रियात्मक पक्ष को क्रिया फल पर विचार करेंगे तो हर व्यक्ति का अलग अलग है। एक ही पदार्थ है, मान लीजिए कि एक ही दूध है, वो कितना गर्म है कितना ठंडा है, किसी को ये वही बहुत ज़्यादा गर्म लग सकता है, किसी को लिए वही इतना ही गर्म में कंफर्टेबल होगा। तो अलग अलग उसका ये क्रियाफल हो रहा है, तो अलग अलग क्रियाफल हो रहा है तो उसका अलग अलग अर्थ हो जा रहा है, अलग अलग अर्थ हो जा रहा है तो फिर वो ये फिर अलग अलग अर्थ होने के नतीजतन वो क्या हुआ रहा है कि उसमें कोई सामान्य अर्थ पकड़ा ही नहीं हो रहा है, सामान्य अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो दो व्यक्ति में एक ही भाव के संबंध में फिर बातचीत भी असंभव हो जाएगा। तो इसके लिए अब इनको समझना होगा कि पर्स यह सहज रूप में स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति को अर्थबोध अपने अपने ढंग से होता है। दो व्यक्तियों का अर्थबोध सर्वदा एक समान या एक ढंग का नहीं होता। कड़े शब्द से एक व्यक्ति समझता है कि जिस पर दबाव डालने से प्रतिरोध होता है तथा खरोचने से खरोच का निशान नहीं आता। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कड़े का अर्थ बोध में कड़ापन, कोई हार्डनेस स्केल, एक ही कोई संस्था भी आ सकती है जो पहले व्यक्ति के लिए कड़े के अर्थबोध का अंग नहीं। किंतु पर्स के अनुसार इसका यह अर्थ नहीं है कि अर्थबोध के अंतर के कारण दो व्यक्तियों के बीच बातचीत असंभव है। इस संबंध में पर्स का मत सहज ज्ञान सम्मत भी है तथा तर्क सम्मत भी। पर्स के अनुसार जिस भाव का अर्थबोध दो व्यक्तियों में सर्वथा भिन्न है उस विषय में स्वभावतः दोनों में बात नहीं हो सकती, किंतु जिन भावों के संबंध में बात होती है या हो सकती है उसके साथ संदर्भ दूसरा है। उसके पर्स इसे दो ढंगों से व्यक्त करते हैं। एक तो उनका कहना है कि जब किसी भाव के क्रियाफल पर कोई विचार करता है तो उसके उस विचार में एक सार्वभौमिकता, एक यूनिवर्सलिटी होती है, और उस विचार की सार्थकता इस बात में है कि व्यक्ति को लगे कि जो कोई इस भाव पर विचार करेगा उसे भी क्रियाफल संबंधी वैसा ही विचार आएगा जैसा कि उसे आ रहा है। अतः वैयक्तिक ढंग से एक सार्वभौमिकता उस बोध में है, किंतु दूसरा ढंग अधिक स्पष्ट तथा सहज ज्ञान के अनुरूप है कि कड़ा शब्द के संबंध में दो व्यक्ति जब बात कर सकते हैं। यह ठीक है कि इसका अर्थ बोध भी हर व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा होता है। ऐसा कहने का कोई आधार नहीं है कि भिन्नता के रहते हुए भी बातचीत संभव है, क्योंकि अर्थबोध में कुछ अंशों की समानता है। उपयुक्त उदाहरण में जैसे दोनों व्यक्तियों के कड़े के अर्थबोध में कुछ अंश समान है, उसी समानता के आधार पर बात होती है। यदि अर्थबोध सर्वथा भिन्न हो तो बातचीत में व्यामिश्र, भ्रांति, अनर्गलता आदि का प्रवेश हो जाएगा। कोई भाव जिसका एक के लिए अर्थबोध स्पष्ट है तो दूसरे के लिए कोई अर्थबोध नहीं, उस विषय पर दूसरा व्यक्ति बातचीत नहीं कर सकता। ऐसी ही व्याख्याओं के चलते कहा जाता है कि पर्स का अर्थबोध सिद्धांत सहज ज्ञान के अनुरूप है। इसका अब एक का अर्थबोध स्पष्ट है, दूसरे के लिए अर्थबोध नहीं है, तो फिर उस पर बातचीत नहीं होगा। लेकिन ये दोनों के लिए जब सामान्य हो, वह ऐसा सार्वभौमिकता हो कि ऐसा, यदि हम हार्डनेस कहेंगे तो हार्ड सख्त कहने का मतलब कि यदि उसको खरोचेंगे तो उस पर निशान नहीं होगा, तो इतना तो कोई भी दूसरा व्यक्ति भी यदि होगा तो वो भी हार्डनेस का यही अर्थ लगाएगा कि हाँ ये सख्त है तो उसको खरोचेंगे तो उस पर निशान नहीं होगा। ये क्रिया विचार है, क्रियाफल का विचार है, खुद क्रिया करने के लिए तो नहीं कह रहा है। जो हर व्यक्ति का अपने अपने ताकत उसमें आजमाने लगे वैसा तो उसमें नहीं कह रहा है। ये तो क्रिया विचार है जिसको कि यूनिवर्सलिटी संभव है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस तरह के समानताएं हो वहाँ पर बातचीत संभव हो जाता है। तो इस तरह से उसको सहज ज्ञान के अनुरूप, कॉमन सेंस नॉलेज के अनुरूप उसको पर्स के अर्थ सिद्धांत को माना जाता है, अर्थबोध सिद्धांत को माना जाता है। तो पर्स का यह अर्थ सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। एक तो इस कारण कि जेम्स ने इसे उपयोगितावाद का, यूटिलिटेरियनिज्म के दर्शन का आधार का रूप दे दिया, तथा दूसरे इस कारण भी कि यह अपने ढंग से सत्य के सत्यापन सिद्धांत, वेरिफिकेशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग, जो बाद में बड़ा प्रचलित हुआ, उसका भी स्रोत सिद्ध हुआ। तो ये पर्स का सिद्धांत का ये हो गया। अब इसका समीक्षात्मक टिप्पणियाँ कुछ है, उसके कंक्लूजन हम लोग को, इस पर क्रिटिकल रिव्यू हम लोग करेंगे अगले क्लास में।